जी स्टॉप हो गई थी रिकॉर्डिंग, मैंने इसी से आगे कंटिन्यू कर ली है। लोकल मशीनरी फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। कितनी अमाउंट है बच्चे? 360,000। अच्छा अनरजिस्टर्ड है तो क्या होगा? एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक हो गया जी, शाबाश। पैटर्न समझ में आ रहा है ना, कोई नई चीज नहीं हम पैटर्न के मुताबिक कर रहे, सेम वही फॉर्मेट बना के कर रहे। जी बच्चे ये भी बात यहां पे मुकम्मल हो गई, टिक कर लीजिएगा। इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, हम यहां पे असम्पशन नहीं ले रहे हैं ये कमर्शियल इंपोर्टर है, हम इग्नोर कर रहे हैं कमर्शियल इंपोर्टर की बात। मैं इंपोर्ट सिर्फ लिख रहा हूं। इंपोर्ट की कितनी वैल्यू है? 18% कंसीडर करूं, जैसे मैंने बताया कि कमर्शियल इंपोर्टर मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूं, बता दीजिएगा। 84960। ये भी बच्चे पॉइंट यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। उसके नीचे कमर्शियल इंपोर्टर था जो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन वो जो इंपोर्ट थी उसका सिर्फ रॉ मटेरियल के केस में हमने वो वाला पैटर्न बनाया कि कस्टम ड्यूटी भी डालेंगे उस पर, फेडरल एक्साइज ड्यूटी वो तब डालनी है जब वो इंफॉर्मेशन हमें देगा। वो कहेगा कि इंपोर्ट के ऊपर कमर्शियल वो कस्टम ड्यूटी भी ऐड नहीं हुई, तो फिर हमें पहले कस्टम ड्यूटी ऐड करनी, फिर अगर वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी दे दे तो तरतीब यही फॉलो करनी है, पहले कस्टम ड्यूटी फिर एफईडी फिर उसके बाद सेल्स टैक्स जब प्रोवाइड करेगा। लेकिन सर अगर वो ये कह दे कि अमाउंट इंक्लूडिंग द कस्टम ड्यूटी एंड एफईडी रेट भी साथ बता दिए, लेकिन नहीं तो फिर दोबारा नहीं करनी कैलकुलेशन, तो हमें वो फिर वो कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी। अगर तो वो शामिल कर चुका होगा ऑलरेडी, फिर हमें दोबारा ऐड नहीं करना, तो डुप्लीकेशन हो जाएगी। अच्छा जी इंपोर्ट भी हमने ऐड कर दी, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। इसके अलावा जो बातें रह गई हैं वो अब डिस्कस कर लेते हैं। सेल्स टैक्स बचे, ये अमाउंट आ गई थी। सेल्स टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड टेलीफोन 183,000। डायरेक्ट हमने इसे सेल्स टैक्स के कॉलम में लिखना है। बात क्लियर होगी? ये भी हो गया जी बच्चे, ये पॉइंट भी हमने कर लिया सॉल्व। अच्छा बच्चे ऐसे परचेज हाई क्वालिटी केबल्स वायर्स 250,000। आपको पता है ये हमारी सेपरेट है, अपोर्शनमेंट है, हम इसको सेपरेटली कंसीडर करेंगे, तो मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं। इसके अलावा 3 कार्टन गैस सप्लाईज है, 5 इलेक्ट्रिक कैटल्स, क्रॉकरी के ऊपर आपको पता है इनपुट टैक्स हम क्लेम नहीं कर सकते, तो ये नोट लिख देते हैं। परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक कैटल, साथ बता दें ये क्रॉकरी है। 75,000 पड़ा था और हमने क्या कहा इसका इनपुट टैक्स क्या होगा? ये भी बात होगी। जी बच्चे ये पॉइंट भी डिस्कस हो गया। एडवांस आपको पता है इसका नोट लिखना है। एडवांस अगेंस्ट परचेज एंड सेल इज नॉट सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स। डिस्काउंट इसका भी नोट आ जाएगा, ये डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। तो कार्टन वाला सेल्स का पॉइंट है, आउटपुट टैक्स का पॉइंट है। अच्छा ये लिक्विड नाइट्रोजन गैस वाला आ गया।
पेमेंट एक्सीडिंग 180 डेज। इसमें मैंने आपको समझाया था टैक्स की अमाउंट गिवन है, तो कैलकुलेट ना करने बैठिएगा दोबारा से। देखिए इनपुट टैक्स की अमाउंट गिवन है या हमें कैलकुलेट करना है, देख लेते हैं एक दफा। कैलकुलेट करना है, 3 लाख की परचेसेस है, ठीक है जी, 3 लाख की परचेसेस है, हमें कैलकुलेट करना है। सॉरी मैं बाय मिस्टेक में ये मेंशन करके, शायद वो कोई और पॉइंट था। 300,000 इस पे 18% 54 बनता है ना, ये माइनस करते हैं, ठीक होगा जी बच्चे। इसके बाद कुछ इसमें लाइन स्किप कर दीजिएगा और इसमें ऐड करना है ब्रॉट फॉरवर्ड इनपुट टैक्स, वही नाइट्रोजन वाला है ना। सर एक और है सर, जेबी को जो किया, जेबी को जो किया था वो भी रहता है अभी पॉइंट। अच्छा लास्ट पॉइंट है ये वाला, जी बिल्कुल सही हो गया, ये भी रहता है। जुलाई 2006 के अंदर एसे क्लेम इनपुट टैक्स 80,000 ऑन परचेज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो जो परसों क्या हो गया, क्यों ये इनएडमिसिबल हुआ, या इसको हम रिवर्स कर रहे हैं, शाबाश, ठीक है जी। आउटपुट टैक्स नॉट पेड टू FBR बाय जेबी, जेबी ने FBR को आउटपुट टैक्स पे। अब इसमें हमें टैक्स कैलकुलेट नहीं करना था, इसमें हमें टैक्स दिया हुआ है, ये इस पॉइंट में था। कितनी अमाउंट थी? 80,000, बिल्कुल ठीक हो गया जी, एक्सीलेंट, ये भी माइनस कर दी। अच्छा और तो नहीं कोई पॉइंट रहता, फिर भी आप 3 से 4 लाइन स्किप कर लीजिएगा। ब्रॉट फॉरवर्ड इनपुट टैक्स, 2 फिगर्स थी बच्चे, एक 20,000 की थी और एक 10,000 रुपए की थी, दोनों को जमा करके लिखना है। कितनी अमाउंट है बच्चे? तो सॉरी 30,000, और ये बच्चे टोटल आ जाएगा इनपुट टैक्स का। क्लियर हो गया बच्चे? अब बच्चे हम वर्किंग करने वाले आउटपुट टैक्स की। अपोर्शनमेंट होगी ना भी हुई तो हम छोड़ देंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने स्पेस इस वजह से रखी है कि कोई एडजस्टमेंट आ जाए मेरे पास ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। देख लेते हैं। केबल्स एंड वायर्स बच्चे फिक्स एसेट की इंस्टॉलेशन के लिए इस्तेमाल होती है और किसी के लिए इस्तेमाल नहीं है, यहाँ पे बताया हुआ उसने। तो फिर हम इसको प्लांट एंड मशीनरी की इंस्टॉलेशन के टाइम पे जितने भी कॉस्ट होती है वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाते हैं ना, तो फिर वो उसी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगी। जितने रजिस्टर्ड से खरीदा वो एडमिसिबल होगा, जो अनरजिस्टर्ड से खरीदा वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। ऐसा ही है ना? ये वाली बात समझिए, फिक्स एसेट क्यों कहा है अभी यार ये देखो, ये एसी है, क्या तारों के बगैर ये इंस्टॉल हो सकता है पहली दफा? तो फिर ये पार्ट्स इसके हिस्सा नहीं बन जाएंगे, फिक्स एसेट का हिस्सा बनेंगे ना। तो प्लांट एंड मशीनरी के लिए इलेक्ट्रिक वायर्स, केबल्स, जितना कुछ भी है वो प्लांट एंड मशीनरी का हिस्सा बनेगा। हाँ, अगर रजिस्टर्ड से खरीदा गया तो वो एडमिसिबल होगा, अगर अनरजिस्टर्ड से खरीदा गया तो इनएडमिसिबल। ये तो रजिस्टर्ड से खरीदा गया, फिर हम इसकी अपॉर्शनमेंट, हाँ अपॉर्शनमेंट इस वजह से कर सकते हैं, अभी देख लेते हैं कि अगर तो सप्लाईज टैक्सेबल भी हुई, एग्जम्प्ट या जीरो रेटेड हुई तो फिर अपॉर्शन करेंगे, लेकिन अगर ना हुई तो वैसे भी इस पे 90% रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होती ही नहीं, इसे ऊपर तो ऐड नहीं करना था। समझ आ गई बात की? तो इस पे तो 90% वाला रूल अप्लाई नहीं होता, तो इसको हमने कंसीडर करना ही सेपरेट है। तो अभी देख लेते हैं, अगर तो सप्लाई सिर्फ टैक्सेबल है तो फिर तो अपोर्शन करने की जरूरत नहीं है, और अगर इसके अलावा हुई तो फिर अपोर्शन करना पड़ेगा। ठीक है जी? जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे सप्लाईज के लिए
मेरी मदद कीजिएगा थोड़ी सी। सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, अमाउंट कितनी है बच्चे? बिल्कुल ठीक हो गया, 2.5 मिलियन, 18% टैक्स है बच्चे। अमाउंट बताइएगा। 4,50,000। जी उमर साहब, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट हमने डिस्कस कर दिया। टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, सेल्स हो रही है लेकिन किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन को। सप्लाईज टू, आपस में मत बात कीजिएगा, इधर तवज्जो करके सवाल को समझे। नहीं समझ में आई कोई बात तो मेरे से पूछनी है। सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, अमाउंट 875,000, 18% और 4% फर्दर टैक्स। बताइएगा अमाउंट। ये भी हो गया जी बच्चे। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट, टू पर्सन रजिस्टर्ड एज एक्सपोर्टर, अमाउंट क्या है जी इसकी? 625,000, 18%। जी बच्चे ये भी लिख लिया हम लोगों ने। अब पॉइंट्स देखते जाते हैं जो रह गए हैं। नेक्स्ट 3 कार्टन्स आ गया। थर्ड शेड्यूल आइटम्स, अच्छा बच्चे ये थर्ड शेड्यूल आइटम्स हमने अभी डिसाइड किया 135,000 की थी एक, और 3 कार्टन्स थे। 4,05,000 बताया था ना आपने, और 18% रेट अप्लाई होगा। अगर कह भी देता कि ये अनरजिस्टर्ड बंदे को बेची है तो फिर भी 4% फर्दर टैक्स इस पे अप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये कौन सी आइटम्स है? थर्ड शेड्यूल आइटम, और थर्ड शेड्यूल आइटम्स पे 4% फर्दर टैक्स अप्लाई नहीं होता। याद है ना आपको? बताइएगा। 4,07,2900। जी बच्चे ये भी हो गया पॉइंट। जो पॉइंट्स हो गए उनको मैं साथ साथ टिक कर रहा हूं। जी बच्चे ये भी पॉइंट हो गया। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट ये नोट वाले पॉइंट थे। उसके बाद इनएडवर्टेंटली वो जो सेल्स टैक्स रह गया है, $85,000 करना था, 58,000 कर लिया। 27,000 डायरेक्टली सेल्स टैक्स के कॉलम में ऐड करना है आपने। यहां तक कोई कंफ्यूजन? उसके बाद बच्चे नेक्स्ट डिस्काउंट कूपन का नोट लिखना चाहते हैं तो नोट लिख दें, नहीं तो यहां पे भी आप काम कर सकते हैं इसका। डिस्काउंट कूपन not fall in definition of supply। सप्लाई के डेफिनेशन में ये बात फॉल ही नहीं करती, तो बात खत्म हो गई यहां पर। ये भी पॉइंट बचे हम लोगों ने लिख लिया।
ये पॉइंट भी हो गया। इसके अलावा एडवांस का पॉइंट भी अगर यहीं पे लिखना चाहते हो तो आप लिख दो एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट सेल is not subject to sales tax. एडवांस अगेंस्ट सेल इज नॉट सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स। 6 लाख रुपए का ये भी बात हो गई, इसका भी नोट